आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 9th का थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर है ये आप सभी का, ग्रेविटेशन। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर होता है वो हम लोगों का क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है वो हमेशा क्या करती है, सन के गोल गोल घूमती रहती है। तो वो इसका पीछे क्या रीज़न है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब हमारे एक अर्थ है, सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कुछ सारी गैसेस जो स्टोर हैं वो किस लिए स्टोर है। दूसरा हम लोग देखेंगे द फोर, और हम लोग उसी तरीके से देखें जिस तरीके से जो अर्थ होता है हमारा वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, उसी तरीके से जो मून भी होता है वो भी क्या करता है, मून जो हमारा होता है वो अर्थ के रिवॉल्व किया करता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि जब एक मान लीजिए कोई एक पेड़ है, पेड़ से अगर मान लीजिए कोई फ्रूट गिर रहा है, ये कोई मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ से मान लीजिए कोई फल गिर रहा है, तो वो अर्थ पे क्यों गिर रहा है। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ों के जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी अर्थ जो होती है वो क्या करती है, वो एक फोर्स को अप्लाई करती है। उस फोर्स का नाम हम लोग क्या रखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, या हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे तो हम लोगों ने अभी देखा ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ बातें कि ऐसे कुछ फिनोमिनन हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो एक तरीके का विशेष टाइप का एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई सबसे पहले हम लोग जाने कि यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले ये बताता है कि सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है, सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है वो इस फोर्स पे डिपेंड होती है। दूसरा जो सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है, और जो सी टाइड्स होते हैं, मून और सन के द्वारा, तो वो सी टाइड्स को भी मेज़र करती है। ये बेसिकली इम्पोर्टेंस में लिखना है, इसका हम लोग देख लेंगे इम्पोर्टेंस इसका क्या है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसके ऊपर लगता है जिसके पास क्या होता है, मास होता है खुद का। मास मतलब उसका वेट होता है। जैसे किताब का मास होता है, इस पेन का मास होता है, इस बोर्ड का मास होता है, उसी तरीके से जिस किसी का भी मास होता है थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो जिस किसी का भी मास होता है उसमें क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन ना। इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कंसीडर करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली कहता क्या है, जब दो मासेस क्या होते हैं हमारे आर डिस्टेंस में सेपरेट होते हैं, m1 m2 आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स जो कि बोलते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 F is directly proportional to m1 and m2, F inversely proportional to r square। और यहाँ पे जब दोनों, मतलब ये कहने का मतलब F is directly proportional to m1 and m2 का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारा मास होगा उतना ज़्यादा ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। और दूसरा कहने का मतलब क्या होता है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है सिंस कि जैसे जैसे हम लोगों की रेडियस जो होगी वो बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये फोर्स कम लगेगा। मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर 5-5 kg की है, वो अगर 5 किलोमीटर पे रखी हुई है, अगर कोई बॉडी 5-5 किलोमीटर की, वो लगभग मान के लिए उनके बीच की जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर है, तो वहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में जो होगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस वाले में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो इस केस में जो होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो फॉर्मल निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी होगा वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, तुम्हारी फिक्स होगी। इस जी की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की यूनिट बहुत पूछा जाता है, तो जी की यूनिट निकालने का मैं तरीका बता दूं कि जी की यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली सी हम लोग जी को एक साइड रखते हैं, जी को, और उसके बाद ये यहाँ से f और ये रेडियस इधर चली जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, और इधर m1 m2 इन दोनों के मासेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, रेडियस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा kg स्क्वायर। तो यहाँ पे g की जो यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2, ये आपकी g की यूनिट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, 2 मास चाहिए हमें, पहला 2 मासेस चाहिए, और उनके बीच की क्या, रेडियस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं कि उन बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सिंपली से। यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए 2 बॉडी दी हुई है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि 2 बॉडी हैं, सपोज दैट 2 बॉडी, मास उनके दिए हुए डिफरेंट टाइप ऑफ के 2 बॉडीज़ हैं हमारे पास, 2 बॉडीज़। एक का मास मान लीजिए आपको दिया है 5 kg, एक का मास आपको दिया हुआ है मान लीजिए 10 kg, और उन दोनों के बीच की रेडियस जो दी हुई है वो 2 मीटर पे रखे हुए हैं। देन आपके पास क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों मासेस की वैल्यू को रखेंगे और r की वैल्यू को रखेंगे, और g की वैल्यू मैंने बताया, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आपकी g की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 10 kg, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो 25 को फाइनली हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.67 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -11, तो यहाँ से हम लोग इजी वे में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे कोई एक मास है, एक बॉडी है जो कि इनिशियली रखी हुई है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मान लीजिए m1, और एक बॉडी क्या है m2, उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपका, ये r होगा आपका। तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा केस ये पूछा गया है कि मान लीजिए अगर ये क्या हो रहा है कि इसका जो मास हो रहा है वो सेकंड कंपैरिजन में दूसरे के मास के 2 गुना हो रहा है। कह रहे हैं क्या मतलब, जो दूसरे का मास है वो m1 इज इक्वल टू 2m2 हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज आएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे कि सिंपल सा वैल्यू रख लेंगे, g की जगह क्या रख लेंगे m1, और m2 कितना हो गया है 2m2, तो यहाँ पे 2m2 रख लेंगे अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे, F इज इक्वल टू 2g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स होगा बेसिकली F डैश इक्वल टू ये 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, फिर डैश इक्वल टू 2 टाइम्स F हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ये, उसका फॉर्मूला था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है कि फोर्स हमारा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर,
और फार्मूला सिंपल सा आ गया, जब दोनों कांस्टेंट हटते हैं तो मैथमेटिकली एक कांस्टेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको हम लोग Gm1m2 अपॉन क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर बोलते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। ये आपका था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिकली सीन। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी। एक टर्म पढ़ेंगे एसेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी। सिंपल सा हम लोग बात करेंगे कि ग्रेविटी का मतलब, कहने का मतलब कोई भी बॉडी जब, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को हम लोगों ने ऊपर फेंका तो क्या होती है, वो नीचे आती है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि अर्थ एक तरीके का फोर्स करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो अर्थ क्या होती है, वो जिस स्पीड से आती है बॉडी, क्या कहते हैं, जिस स्पीड से आ रही है, मान लीजिए कोई बॉडी फेंका और जिस स्पीड से वो आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। इसको हम लोग बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं अर्थ के केस में, देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। और ये एसेलरेशन ही क्या होता है, ग्रेविटेशन में तुम्हारा क्या बन जाता है, G। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम सिंपली रख लेंगे मास इंटू ग्रेविटी और इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा, G इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया, G इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। G क्या है, G एक कांस्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया। G हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। दूसरा m क्या है, m जो है तुम्हारा बेटा वो मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24। ये आपका मास ऑफ अर्थ हो गया। दूसरा तुम्हारा r क्या है, तुम्हारा रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग पूरी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो g की वैल्यू जो हमारी आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ के लिए है, ये वेरी करती है, वेरिएशन ऑफ द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़ेंगे। जी की वैल्यू वेरी करती है। जी मून पे दूसरा होता है, अर्थ पे दूसरा होता है, अलग अलग प्लैनेट में डिफरेंट ऑफ जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिंपली से। तो इसको कहते हैं कैसे हैं, जी की वैल्यू कब होगी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जी का है, बेसिकली जी का, इसमें क्वेश्चंस हम लोग करा लेंगे। अभी हम लोग थ्योरी सेशन को पढ़ रहे हैं तो थ्योरी सेशन में हम लोग बात कर लेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। जी की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो कहाँ पे होती है, ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है। जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तुम्हारा पोल्स के पे क्या होता है, जी तुम्हारा मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कहाँ पे होता है, जी जी जो आपका मिनिमम होगा वो आपका क्या होगा, इक्वेटर में। इक्वेटर में जो होगा वहाँ पे जी क्या होगा, मिनिमम होगा। दूसरा कहने का मतलब है जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी जैसे जैसे अगर हम लोग ऊपर जाएंगे। कहने का मतलब हम लोग जब ऊपर जाएंगे, ये मान लीजिए एच हाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा, जी इज इक्वल टू Gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच क्या है, किसी भी हाइट के ऊपर जा रहे तो वहाँ पे मेरी जी की वैल्यू क्या करेगी, वो डिक्रीज़ करेगी। ये बात याद रखिएगा। अगर अबव द अर्थ सरफेस हम लोग जाते हैं तो जी की वैल्यू हमारी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। और नीचे जब जाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के जब नीचे जाते हैं, मान लीजिए ये कोई अर्थ है और अर्थ के नीचे जा रहे हैं, मतलब -h जा रहे हैं, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है G इक्वल टू Gm अपॉन आर प्लस एच
r माइनस एच का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे h डिस्टेंस हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या करती है हमारी g की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। वो भी हमारी वैल्यू क्या करती है, फाइनली डिक्रीज़ करती है। और सिंपल सा क्या होता है कि जब हमारा जो ये जी की वैल्यू जो सेंटर पे होती है, हमारे जो जी की वैल्यू सेंटर पे जो होगी वो हमेशा जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडियस की वैल्यू और एच क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये कैंसल आउट हो जाता है पूरा। तो जी एम अपॉन ये क्या होगा, एच माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एच एच क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो जी इक्वल टू आपका हो जाएगा जी एम अपॉन ज़ीरो का होल स्क्वायर। ये फाइनली जी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जी सेंटर पे बहुत जीरो होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनली जी सेंटर पे जो होगा वो ज़ीरो होगा। सेंटर पे जी हमारा जीरो होगा, हमने देखा। जब हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज़ करेगी, प्रीवियस ले लें। जब अर्थ के ऊपर जाएंगे तब भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी वैल्यू। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पोल्स पे। मिनिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर्स पे। तो ये फाइनली हम लोगों ने देखा कि जी की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी करती हैं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अभी इसके फॉर्मूलेस को हम लोग न्यूमेरिकल्स पे करेंगे, एक दिन सेशन ले आएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी बता देंगे और डेफिनेशंस भी आपको बता देंगे वही। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, वो मून पे हम लोग बात करेंगे। तो मून पे जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होगी मून पे जो आपकी ग्रेविटी, वहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पे भी हम सिंपली यही फार्मूला लगाएंगे। बट वहाँ पे मास ऑफ अर्थ की जगह क्या हम यूज करेंगे, मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ द मून, जो कि देता है जी की वैल्यू तो सिंपली फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो मास ऑफ द मून है, मास ऑफ द मून होता है 7.36 इंटू 10⁻22, 7.36 इंटू 10⁻22 ये आपका मास ऑफ द मून होता है। 1.74 इंटू 10⁻6, 1.74 इंटू 10⁻6 ये होता है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है मून पे वैल्यू। तो यानी कि ये क्या होता है, ये जो ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ के क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है तुम्हारी, वो ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ के क्या होती है 6 टाइम्स होती है। इसीलिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी बॉडी अगर अर्थ पे है, उसका वेट दिया हुआ है, तो वो बॉडी अगर मून पे जाती है तो उसका क्या वेट होता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए। अभी जब इसके क्वेश्चन करा देंगे तब आगे मूव करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ देखी। फाइनली रिवीजन देख लें हम लोग, इसको क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोगों का ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस क्या है ग्रेविटेशनल के चैप्टर का। जैसे अगर मैं ये पेन को उछालता हूँ तो ये पेन नीचे आ रही है, इट मीन्स क्या, अर्थ के पास एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। उसी फोर्स का हम लोगों ने नाम क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी लिए जो हमारी जितनी भी गैसेस जो होंगी वो एटमॉस्फेयर में स्टोर है। इसका मतलब भी क्या है, अर्थ हमारा कहीं ना कहीं एक फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, तो उन गैसेस पे भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। उसी को हम लोग तो जब गैसेस स्टोर है उसके पीछे भी कोई कारण है। वो कारण क्या है, वो अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। उसी तरीके से जो अर्थ होती है वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ है, मून भी क्या करता है, वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, अर्थ के पास भी मास है। मैंने सबसे पहले खास बात बताई कि इस क्वेश्चन में ये चैप्टर किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ मास के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन क्यों हो गया। ये पेड़ से कोई चीज़ गिरती है वो नीचे क्यों गिरती है दो क्यों गिरती है, तो उसके पीछे सबके पीछे कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग समझेंगे
वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो सबसे पहले जिस बॉडी पे मास होता है वहाँ पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो बॉडी का मास है m1 m2 और ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो F = G m1 m2 अपॉन r²। ये डेरिवेशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स। इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है, सबसे आस्किंग द क्वेश्चन यूनिट इसका बहुत पूछा जाता है। यूनिट जो इसको हमने बताया, ये फॉर्मूला F = G को एक साइड कर लेंगे, Fr² अपॉन m1 m2। यहाँ फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, रेडियस की मीटर स्क्वायर, ये kg², यहाँ पे kg⁻⁻2 हो जाएगा। ये हो गया, ये मैंने फार्मूला न्यूमेरिकल कराया था। दो बॉडी कोई दी है, हम m1 उसका मास दिया 5 kg 10 kg 2 मीटर उसके बीच के, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, 5 × 10⁻5 ये दो मास हो गए आपके, और रेडियस दे दी गई 2, तो इनके बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली। उसके बाद अगर कोई बॉडी दी हुई है पहले केस में, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स F = G m1, दूसरे केस में अगर उसके मास को 1 से 2 गुना कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो 2 टाइम्स उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है। जब मास में अगर चेंज किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतने ही टाइम इंक्रीज होगा। अगर किसी का मास चेंज किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतने ही टाइम, अगर उसकी रेडियस के अगर मैं चेंज किया वो स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगी सिंपली। ये हो गया आपका F = G m1 m2। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा। हमने बताया कि सेकंड लॉ मोशन से F = मास × एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन क्या बन जाता है? g बन जाता है। यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला निकाल लिया, मास से इंटू g, मास से मास कर कैंसिल, Gm/r²। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, g की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास सिंपली g की वैल्यू आ जाएगी 9.8। ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्या है? तुम्हारा मास ऑफ अर्थ है। तो ये सिंपली हो जाएगा। ये 11वां, ये हमने दिखाया कि g की अगर हम लोग क्या करते हैं, g वेरी करते हैं। हाँ, जब हम किसी हाइट पे जाते हैं तो हमारी g की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे। मिनिमम कहाँ होती है? इक्वेटर पे। g = Gm/r+। के जब कोई हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? g की वैल्यू डिक्रीज करती है। जब भी हम लोग नीचे जाते हैं तब भी क्या होती है? वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। और सेंटर पे क्या होती है? 0 होती है। ये हम लोगों ने फाइनली देखा कि मून पे ग्रेविटी कितनी होती है। मून पे कितनी होती है? 1.62 होती है। ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो यहीं तक हम लोग ये लेक्चर को करेंगे, आगे मूव करेंगे। बहुत जल्द क्लास 10th की मैथमेटिक्स का भी पूरा सेशन चलाने वाले हैं, वन शॉट की तरह। तो फिर आज न्यू ईयर के बाद ये काफ़ी पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बहुत सारा प्यार मिला है। इस वीडियो में भी दीजिएगा आप सभी को लोग, और मैथ का सेशन मैं लाने वाला हूँ क्लास 10th वालों के लिए। बहुत जल्द वेट करेंगे, डेली हम आपसे कनेक्ट रहेंगे इस बीच। थैंक यू। भैया, ओ भैया, हो गया। भैया